हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता। तो जेआरएफ एग्जाम, सीएसआर, जेआरएफ और गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंसुलिन, सारे फैक्ट जो हमारे एग्जाम में आते हैं तो आपको ध्यान में रखना। मैं उन चीजों को फोकस कर रहा हूं जो चीजें आप लोग भूल जाते हो, जो चीजें रिकॉल करने वाली है, बार बार उन पर क्विक नजर डालनी होगी। तो उन चीजों को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपकी आंखें उनको देखें, आपके कान उनको सुने और वो आपको एग्जाम तक याद रहें। तो आज इसी सीरीज में मैं आपके सामने लेके आया हूं इंसुलिन के बारे में। जितने भी पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंसुलिन का स्ट्रक्चर, इंसुलिन का रिसेप्टर, उनसे जितने भी फैक्चुअल डेटा सीएसआर पूछता है या पूछ रहा है उनको हम बात करते हैं। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाम है यूट्यूब चैनल का बायोमैग्नेट बाय डॉक्टर आशीष गुप्ता। ठीक है, चलो, ये रहा आपका चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक जरूर कर देना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ये ज्वाइन कर लें, या फिर आप जब यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यूट्यूब चैनल पर ही टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है, तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आओ बात करते हैं। सीधी सी बात है इंसुलिन की। अब जितने भी पॉइंट है देखना, सारे याद रह जाने चाहिए आपको एग्जाम तक। भाई इंसुलिन आपका एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। तो आपको बताना होगा, चलो सोर्स, आपको केमिकल नेचर तो पता चल गया कि पेप्टाइड हार्मोन है, फिर आपको ये भी तो बताना होगा सोर्स कहां से आ रहा है। तो मैंने कहा हमारे पास जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज कैसा ग्लैंड होता है? पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होता है। उसके पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, उसके पास एंडोक्राइन पोर्शन भी है। तो जो उसका एंडोक्राइन पोर्शन होता है उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में डिफरेंट सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स, एप्सिलॉन सेल्स। इस तरह से जो लार्ज नंबर की जो सेल्स होती हैं वो बीटा सेल्स ही होती हैं। और बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? वो करती हैं आपका इंसुलिन। केमिकल नेचर हमको पता चल गया कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है। दो तीन पॉइंट क्लियर हो गए। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये डायरेक्टली आपका एक्टिवेटेड फॉर्म पर सिंथेसाइज नहीं होता है। डायरेक्टली इंसुलिन नहीं मिलेगा आपको, जनरली एक प्रिकर्सर के फॉर्म पर। इसका प्रिकर्सर जनरली प्री प्रो इंसुलिन है। वो प्रोसेस्ड होगा तो बनेगा प्रो इंसुलिन, और तब जाके प्रो इंसुलिन फर्दर प्रोसेस होगा तो तब जाके आपको इंसुलिन मिलता है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट इंसुलिन की फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। तो प्रो इंसुलिन में अगर मैं बात करूं, देखो पहले प्री प्रो इंसुलिन था आपका। इस प्री प्रो इंसुलिन में एक सिग्नल पेप्टाइड होता है, वो आपका हट जाता है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपका 110 अमीनो एसिड का क्या है? आपका प्रो इंसुलिन है। अब प्रो इंसुलिन में क्या? अभी ध्यान रखना, अभी मैं इंसुलिन की बात नहीं कर रहा, अभी मैं प्रो इंसुलिन की बात कर रहा हूं। इसमें ए चेन है 21 अमीनो एसिड, इसमें बी चेन है 30 अमीनो एसिड्स, और इसमें एक सी पेप्टाइड है जिसको आप बोलते हैं कनेक्टिंग पेप्टाइड। तो ए चेन और बी चेन किससे कनेक्टेड हैं? सी पेप्टाइड से कनेक्टेड हैं। तब आप बोलोगे ये प्रो इंसुलिन है। और जब ये सी पेप्टाइड हटेगा, सी पेप्टाइड कट होगा, तो ए चेन और बी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई मिल जाएंगी और वो मैच्योर इंसुलिन कहलाएगा। सो मैच्योर इंसुलिन में क्या क्या होगा? ए चेन और बी चेन। तो आपने कहा ए चेन एंड बी चेन जॉइंड बाई टू डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसका मतलब ये ए चेन है, ये बी चेन है, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? दो डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनको आप बोलोगे इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और एक तीसरा इंट्राचेन होता है जो ए चेन में होता है, एंड वन इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड जो ए चेन में होगा। अगर मैं बात करूं इसके मॉलिक्यूलर वेट की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 5.8 kDa। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 5.8 kDa। अब जरा एक बार इसके स्ट्रक्चर को देखो। मैंने कहा ये प्रो इंसुलिन है। देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है? ये प्रो इंसुलिन लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है आपको। इसमें प्रो इंसुलिन, मैंने अभी आपको बताया था ए चेन और बी चेन सी पेप्टाइड से कनेक्टेड होंगी। तो आपने कहा लो जी, ये कनेक्टिंग पेप्टाइड सी पेप्टाइड, ये आपके पास ए चेन, ये ए चेन, और ये आपके पास बी चेन। और आप देखो ये ए चेन और ये बी चेन दो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, और तीसरा इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड ए चेन में है। किसमें है? ए चेन में। तो आपसे पूछेगा कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं? तो आप बोलोगे 3। उनका नेचर बताओ। 3 में से 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है और एक इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इनकी पोजीशन पूछता है आपसे कि बताओ इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड की पोजीशन कहां है और इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड की पोजीशन। डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए होगा? सिस्टीन। तो इसका मतलब कौन कौन सी पोजीशन पर ये बॉन्ड बनता है? तो मैंने कहा डाइसल्फाइड बॉन्ड की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में सीएसआर पूछ चुका है। तो आपने कहा अगर मैं इंटरचेन की बात करूं, इंटरचेन मतलब ए चेन और बी चेन के बीच में, तो ए चेन में मैंने कहा A7, यानी कि ए चेन में 7th अमीनो एसिड और बी चेन में 7th अमीनो एसिड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। A7 B7, इसका मतलब यहां पर 16 होंगे। ऐसे दूसरा
ए चेन में 20वां अमीनो एसिड और बी चेन में 19 अमीनो एसिड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, इसलिए आपने बोला A20 और B19। अब तीसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां है? ए चेन में है, तो आपने कहा तीसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड ए चेन में है, तो वो किस किस के बीच में? अमीनो एसिड 6 और अमीनो एसिड 11 के बीच में बन रहा है, तो A6 और A11 हो जाएगा। याद रखना है, ऐसा मत बोल देना ये तो आते नहीं, अरे ये आते हैं क्वेश्चन, आप हवाबाजी में बात कर रहे होते हो, मैक्सिमम लोग बस देखेंगे और भूल जाएंगे, और जब एग्जाम में आएगा तो आपको पता चलेगा अरे ये तो छूट गया। अरे ये सारे पॉइंट याद करने के लिए ला रहा हूं मैं आपके लिए, और इनको बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको दिमाग में बैठाना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स में, सिर्फ इनकी पोजीशन को लेकर। इंसुलिन के जीन में कितने इंट्रॉन कितने एक्सॉन होते हैं ये पूछ चुका है CSIR, तो हल्के में मत लो, ठीक है? तो जो मैं दे रहा हूं आपको उसको समझो भाई, इंपोर्टेंस समझो। अगला पॉइंट बात करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का जीन, भाई इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, तो मैंने कहा अगर पेप्टाइड हार्मोन है तो उसको कोड करने वाला जीन कहीं ना कहीं ह्यूमन क्रोमोसोम पर होगा, तो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में इंसुलिन को कोड करने वाला जीन क्रोमोसोम 11 की शॉर्ट आर्म पर होता है। कहां है? शॉर्ट आर्म पर है भाई, शॉर्ट आर्म पर, लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11, ये ध्यान में रखना है। ह्यूमन जीन में कितने बेस पेयर हैं? 1425 बेस पेयर हैं। और इस जीन में कितने एक्सॉन कितने इंट्रॉन? तो मैंने कहा कंपोज्ड ऑफ 3 एक्सॉन सेपरेटेड बाय 2 इंट्रॉन्स, ये भी CSIR ने पूछा हुआ है, आप सोचो। तो इसलिए सारे फैक्चुअल पॉइंट याद रखने हैं। बात क्लियर हो गई भाई? क्रोमोसोम 11 की शॉर्ट आर्म पर इसका जीन है, और आपने कहा इस पर कितने, इसके जीन में 3 एक्सॉन 2 इंट्रॉन, याद करने वाले सारे पॉइंट हैं ये। इसके बाद सर्कुलेशन में इंसुलिन का हाफ लाइफ कितना होता है? तो आपने कहा ये हाफ लाइफ इंसुलिन इन द सर्कुलेशन कितना होता है? 5 मिनट होता है, 5 मिनट। बात समझ में आ गई? इसके बाद अब ये इंसुलिन के बारे में सारे पॉइंट हो गए। इंसुलिन क्या है, कहां से आ रहा है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है, ए चेन है, बी चेन है, ए में कितने अमीनो एसिड, बी में कितने अमीनो एसिड, कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड, कहां कहां उनकी पोजीशन, सब क्लियर हो गया। कहां उसका जीन है, कितने जीन में एक्सॉन है, कितने इंट्रॉन्स है, सब क्लियर। अब करता क्या है ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जरूरत, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया तो क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं बढ़े हुए ग्लूकोज को टारगेट सेल में ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, हाइपोग्लाइसेमिक इंपैक्ट देगा ये। अब अगर हमने कहा इंसुलिन के रिसेप्टर को क्या बोल रहे थे, इंसुलिन के रिसेप्टर को बोलते हैं RTK, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब सोचो अगर आपने कहा ये इंसुलिन आया, इंसुलिन तब प्रमोट होगा, इंसुलिन का रिलीज तब प्रमोट होगा जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो आपने कहा इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। एक इंट्रासेल, मैं अभी सिग्नलिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं केवल आपको इंसुलिन से रिलेटेड फैक्ट पढ़ा रहा हूं। तो मैंने कहा जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट होगी, और अल्टीमेटली उस इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग से होगा क्या, सेल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वेसिकल्स 4 हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के वेसिकल्स हैं ये वेसिकल्स जिनकी मेम्ब्रेन पर क्या है, GLUT4, यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, जो ग्लूकोज के स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर हैं। तो आपने कहा ये GLUT4 कंटेनिंग वेसिकल्स ट्रांसलोकेट होके सेल की मेम्ब्रेन पर फ्यूज होने लग जाएंगे। इसका मतलब टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पर GLUT4 का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, GLUT4 का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो बड़ा हुआ ग्लूकोज है वो ब्लड से टारगेट सेल में आना स्टार्ट हो जाएगा, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा। तो क्या इंपैक्ट कहलाया, ये हाइपोग्लाइसेमिक इंपैक्ट कहलाएगा। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, कैसे? बाय द ट्रांसलोकेशन एंड फ्यूजन ऑफ GLUT4 वेसिकल्स इनटू द टारगेट मेम्ब्रेन, सो इंक्रीजिंग द GLUT4 नंबर इन द टारगेट मेम्ब्रेन, ये आप बोलोगे, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम बोल सकते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट कौन सा है, GLUT4 है। उसके बाद आपने कहा इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ब्लड लेवल, तो ये क्या कर रहा है, ये तो आपका कम करेगा, ये कम करेगा, ये बात मैंने आपको बता दी। अब एक और पॉइंट आपको 2 मिनट और देते हैं। इंसुलिन का जो रिसेप्टर है उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर को तो हम RTK बोलते हैं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब इसका स्पेसिफिक रिसेप्टर है, इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये है इंसुलिन का रिसेप्टर, ये टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखो ये इसका विच हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये है, ये एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट। 2 अल्फा दिख रही है आपको, 2 अल्फा और 2 बीटा, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर हो गया। आपने कहा ये सबके साथ इसमें कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट मॉइटी जुड़ी हुई है, ये तो ये ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट है।
अल्फा भी ग्लाइकोप्रोटीन, बीटा भी ग्लाइकोप्रोटीन, तो ओवरऑल टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरी बात, मैंने अभी आपको इंसुलिन का जीन बताया था, इंसुलिन को कोड करने वाला जीन क्रोमोसोम 11 पर होता है, और इंसुलिन के रिसेप्टर का, भाई रिसेप्टर भी तो प्रोटीन होते हैं, तो रिसेप्टर प्रोटीन है तो इंसुलिन रिसेप्टर का भी तो आपका क्या होगा, कोई जीन होगा। तो ह्यूमन के केस में इंसुलिन रिसेप्टर का जीन क्रोमोसोम 19 पर होता है। लो जी, बन गया एक और क्वेश्चन, क्रोमोसोम 19 पर। इस जीन में कितने एक्सॉन होते हैं, आपने कहा इंसुलिन रिसेप्टर के जीन में 22 एक्सॉन्स होते हैं। अब ये चीजें आपको इंसुलिन के बारे में भी पता है और ये चीजें आपको इंसुलिन के रिसेप्टर के बारे में पता है, इसलिए क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब आप आगे देखो, जो अल्फा सबयूनिट है, भाई इंसुलिन की बाइंडिंग अल्फा से होगी या बीटा से, तो आपने कहा इंसुलिन की बाइंडिंग अल्फा से हो रही है, अल्फा सबयूनिट बाइंड इंसुलिन एंड आर एक्स्ट्रा सेलुलर, ये सेल के बाहर है, बीटा से अटैच्ड है। वेयर एज द बीटा सबयूनिट आर स्पेन द मेम्ब्रेन, अब आप देखो बीटा ट्रांस मेम्ब्रेन है, बीटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। सो अब ये जो बीटा सबयूनिट है, इस बीटा का जो साइटोसोलिक डोमेन होगा, ये इस बीटा के साइटोसोलिक डोमेन में कौन सी एक्टिविटी होगी, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी। कौन सी एक्टिविटी होगी, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी। सो आप देखो, द इंट्रासेलुलर पोर्शन ऑफ द बीटा सबयूनिट हैव टायरोसिन काइनेज, इसलिए तो इसका नाम ही यही है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। So alpha and beta subunit both are glycosylated with sugar residues extending into the interstitial fluid। इसका मतलब ये है कि अल्फा के साथ भी कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं और बीटा के साथ भी, तो ये दोनों क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन सबयूनिट हैं। तो बात क्लियर हो गई। अब आपके पास रिसेप्टर का नेचर क्लियर है, रिसेप्टर को कोड करने वाला जीन कहाँ, ये क्लियर है, इंसुलिन क्या है ये क्लियर है, इंसुलिन को कोड करने वाला जीन कहाँ है ये क्लियर है। तो ओवरऑल सारी पिक्चर, सारे फैक्चुअल जो रिकॉल करने वाले पॉइंट हैं, मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहां पर, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम ग्रुप पर। तो मेरा मेन फोकस अभी यही है कि मैं जो चीजें आपको रिकॉल करानी है, क्विक रिकॉल करानी है, उनको लेके आ रहा हूं। तो पीडीएफ आप यहां से ले लेना, रिवाइज जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब प्लीज कर दें, और आप लाइक, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। इसी तरह से फिर कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर फिर आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।